गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो वीडियो के पिछले लेक्चर में हमने एक कविता को पढ़ा था, जिस कविता का शीर्षक था आराधना। लिखा गया था बसंत बापट जी के द्वारा। आशा करता हूँ आपको कविता अच्छी से समझ में आई होगी। क्रम को जारी रखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ 2, जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री, जिसको लिखा गया है श्री सुदर्शन जी के द्वारा। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। इनका जन्म सन 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही इन्हें कहानियां लिखने का बहुत शौक था। उन्हीं कहानियों के संग्रह में से एक कहानी आपके पाठ्यक्रम में ली गई है, जिसका शीर्षक है न्याय मंत्री। इस कहानी के माध्यम से लेखक श्री सुदर्शन जी हमें बताना चाहते हैं, हमें अवगत कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि न्याय किस प्रकार का होता है। श्री सुदर्शन जी बताते हैं कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, बिना पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मोह के। हमेशा न्याय होता है और न्याय में ईमानदारी बरतना आवश्यक होता है। निष्पक्ष होकर न्याय करना पड़ता है। हालांकि न्याय करना और न्याय पाना दोनों में थोड़ी सी भिन्नता अवश्य है, लेकिन एक सच्चा न्याय मंत्री हो, अगर किसी राज्य में, किसी देश में अगर कोई सच्चा न्याय मंत्री है, तो यकीनन जनता के दुख दूर होते अवश्य हैं। श्री सुदर्शन जी ने कहानी के माध्यम से बताया है। छोटी सी कहानी है। इस कहानी में एक राजा को एक अच्छे न्याय मंत्री की तलाश थी। उस तलाश के चलते राजा अपने राज्य में वेश बदल कर भ्रमण पर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, जिसका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल एक न्यायप्रिय व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, कर्मठ व्यक्ति है। शिशुपाल से जब महाराजा एंड सम्राट अशोक की मुलाकात होती है, तो बातों बातों में पता चलता है कि यह व्यक्ति अवसर प्राप्त करना चाहता है न्याय करने का, और सम्राट अशोक उसको अवसर देते भी हैं। और शिशुपाल न्याय मंत्री के पद पर आसीन होते हैं और अपने आप को साबित करके बता देते हैं कि न्याय कैसा होता है। चलिए, श्री सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी हम पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने के साथ साथ यहाँ जो सीख मिलेगी उसका हम अपने जीवन में सरोकार करेंगे। तो श्री सुदर्शन जी का ये कहानी हम शुरू करते हैं। संध्या का समय था, शाम का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, एक परदेशी हूं, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल जी कहते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। और शिशुपाल जी उस परदेशी को अपने घर में अंदर बुलाते हैं और पधारने को, विराजने को कहते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था के बारे में बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आज बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था।
वो परदेसी कौन था? हालांकि ये बात आपको पाठ में बाद में बताई जाएगी, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, वो परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। चलिए, तो परदेसी को यानी कि सम्राट अशोक इस बात से सहमत न थे कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परदेसी यानी कि सम्राट अशोक बोले, दोष निकालना तो बहुत आसान है, परंतु कुछ कर दिखाना बहुत कठिन होता है। शिशुपाल ने कहा, अवसर मिले तो दिखा दूं, न्याय किसे कहते हैं। सम्राट ने कहा, तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल कहता है, हाँ, अवसर चाहता हूं। फिर सम्राट पूछते हैं कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा क्या? शिशुपाल जवाब देते हैं, बिल्कुल नहीं। फिर कहते हैं कि कोई अपराधी दंड से न बचेगा। शिशुपाल जवाब देते हैं, नहीं, कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। यानी कि सम्राट अशोक ने शिशुपाल से कहा कि यह बहुत कठिन कार्य है। शिशुपाल ने जवाब दिया, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। क्या उनसे कोई गलती हुई है? कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी, जो कुछ दिन पहले उनके यहाँ रुकने के लिए आया। उन्हें इस बात की शंका होने लगी, इस बात का संदेह होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो। जो परदेसी उनके घर आया था, परदेसी से शिशुपाल ने कहा कि आजकल न्याय व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये सब शिकायत कहीं ऐसा ना हो उस परदेसी ने सम्राट से जाके कह दिया हो। ये बातें उनके जहन में चल रही थी। अब वास्तविकता क्या है, ये तो शिशुपाल को जाकर ही पता चलेगा कि उसे क्यों बुलाया गया है। चलिए देखते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूं। फिर सम्राट ने कहा, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा क्या होती है? शासन की एक पहचान होती है जिसे राजमुद्रा कहा जाता है। फिर वह अंगूठी भी हो सकती है या कोई ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती है जिसे किसी न्याय मंत्री को अपने पास रखना होता है, किसी राजा को अपने पास रखना होता है, जिसे देखकर लोग यकीन कर सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के पास यह राजमुद्रा है तो यह कोई उच्च अधिकारी ही है, कोई राजा ही है, कोई न्याय मंत्री ही है। तो सम्राट अशोक ने अपने हाथों से राजमुद्रा को उतार कर पंडित शिशुपाल को पहना दिया और कल से न्याय मंत्री पद पर आसीन होने का उन्हें अवसर भी दे डाला। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से यानी कि शिशुपाल के सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय डर नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। सुप्रबंध, अच्छा प्रबंध। जैसे ही पंडित शिशुपाल
ने न्याय मंत्री पद को संभाला, उन्होंने राज्य में काम करना शुरू कर दिया। पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने इस प्रकार प्रबंध किया कि राज्य में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, किसी को किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। यहाँ तक कि लोगों को इस बात का डर भी नहीं था कि अगर वो दरवाज़ा, अपने घर का दरवाज़ा, अपनी दुकान का दरवाज़ा अगर खोल के चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कोई उनका सामान छुएगा भी, ऐसी भी किसी को शंका नहीं थी। यानी कि न्याय मंत्री शिशपाल ने अपना न्याय का डंका कुछ इस प्रकार बजा दिया था कि हर व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करता था, किसी को किसी प्रकार का न कोई भय था, न किसी को किसी प्रकार का कोई लालच था। अब इसके दो कारण हो सकते हैं कि क्यों। इसका कारण यह हो सकता है कि या तो सबके हृदय परिवर्तन हो गए हों, सब ईमानदारी के मार्ग पर चल पड़े हों, या दूसरा कारण यह हो सकता है कि न्याय मंत्री, एक सच्चा न्याय मंत्री जब देश को मिलता है तो वह बता देता है कि मेरे न्याय में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, फिर चाहे व्यक्ति गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न्याय के आड़े नहीं आ सकता। न्याय मंत्री शिशपाल ने यह साबित करके दिखा दिया और पूरे राज्य में उन्होंने अपने न्याय का डंका भी बजवा दिया। एक शब्द आया है सुप्रबंध, अच्छा प्रबंध, और सुप्रबंध का विलोम होता है कुप्रबंध। जब प्रबंध अच्छा ना हो तो कुप्रबंध कह सकते हैं। चलिए आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशपाल की तो नींद उड़ गई। न्याय मंत्री शिशपाल की तो नींद उड़ गई और यह लाजमी था, क्योंकि काफी समय तक सब कुछ अच्छे से चल रहा हो, अचानक से किसी राज दरबारी की हत्या हो जाती है तो यह चिंता का विषय अवश्य था। और इसी चिंता के चलते न्याय मंत्री शिशपाल की रातों की नींद गायब हो चुकी थी। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। तो शिशपाल ने उस अपराधी को ढूंढने के लिए खाना पीना भी छोड़ दिया और रात दिन हमेशा एक ही धुन में रहते थे कि किसी प्रकार अपराधी का पता लगाया जाए। अपराधी का पता चलता भी है। शिशपाल अपराधी का पता कर लेते हैं। देखते हैं, बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। स्वयं सम्राट अशोक ने अपने ही पहरेदार की हत्या की थी। यह बात जब शिशपाल को पता चली तो शिशपाल आश्चर्यचकित हो बैठे। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। ये बात तो आप जानते हैं। जो सर्वे सर्वा होता है उसके खिलाफ आवाज उठाना एक बहुत कठिन कार्य होता है और यही समस्या आज आन पड़ी थी शिशपाल के पास। अब शिशपाल देखते हैं क्या कंटिन्यू करते हैं। एक फ़ोन कॉल आ गया था, इसके चलते थोड़ा सा विराम लेना पड़ा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था शिशपाल की, न्याय मंत्री शिशपाल की। जब एक पहरेदार की हत्या हो जाती है तो बहुत प्रयत्न के बाद शिशपाल को अपराधी का पता चलता है। अपराधी स्वयं सम्राट अशोक होते हैं। अब समस्या इस बात की थी, शिशपाल न्याय कैसे करे। देखना यह है कि क्या शिशपाल सही न्याय कर पाएगा या नहीं।
वैसे तो न्याय के बारे में ये कहा जाता है कि न्याय निष्पक्ष होता है, न्याय में किसी प्रकार का कोई डर, कोई भय नहीं होता। न्याय करते वक्त आपके हृदय में आपके किसी से व्यक्तिगत संबंध हैं, वो आड़े नहीं आ सकते। न्याय निष्पक्ष होना चाहिए। अब शिशुपाल के समक्ष समस्या इस बात की थी कि अपराधी स्वयं सम्राट अशोक थे, तो क्या सम्राट अशोक को अपराधी घोषित करना आसान है? अब यही एक सच्चे न्याय मंत्री की परख हो जाएगी कि क्या न्याय किसी राजा के या किसी राज कर्मचारी के या राज्य में रहने वाले लोगों के आधार पर क्या न्याय बदल सकता है। अगर बदल सकता है तो उसे न्याय नहीं कह सकते। लेकिन न्याय मंत्री शिशुपाल ने राजा को अपराधी घोषित भी किया और उन्हें सजा भी दी। चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे कि शिशुपाल ने क्या अपना न्याय मंत्री पद की गरिमा को बनाए रखा या नहीं। चलिए, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था। शिशुपाल करें भी तो क्या करें। एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्याय हमेशा निष्पक्ष होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला क्या? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हां, अपराधी का पता चल चुका है। सम्राट अशोक कहते हैं, तो फिर उसे उपस्थित करो। तो उसे अपराधी को दरबार में हाजिर किया जाए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। न्याय मंत्री ने अपने दरबार में उपस्थित उच्च अधिकारी को सम्राट अशोक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं न्याय मंत्री के पद पर आसीन हूं। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लो। संकेत जो है किसकी तरफ था? सम्राट अशोक की तरफ था। अब जैसे ही शिशुपाल ने, न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट की तरफ इशारा किया, वैसे ही राज दरबार में उपस्थित सभी अधिकारी, सभी जन एकदम अचंभित रह गए, भौचक्के रह गए, क्योंकि राजा को अपराधी बताना किसी के साहस की बात न थी। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। लेकिन न्याय मंत्री शिशुपाल ने एक सच्चा न्याय बताते हुए, सच्चे न्याय की परिभाषा को साबित करते हुए, राजा की तरफ इशारा करते हुए आदेश दिया कि राजा यानी कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाए। दरबार में दरबार में निस्तब्धता छा गई। सभी तरफ सन्नाटा छा गया। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन पर खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। सम्राट को गुस्सा आ गया जब न्यायमंत्री शिशुपाल ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये अपराधी हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट ओठ काट कर रह गए पर कुछ कह न सके। न्यायमंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो?
सम्राट कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट ने उत्तर दिया, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने अपना निर्णय पूरे दरबार को सुना दिया और राजा को मृत्यु दंड की सजा दे दी। मृत्यु दंड समझते हैं? मृत्यु की सजा दे दी। अब दरबार में सब तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी, सब आश्चर्यचकित थे और दरबार के कुछ लोग भयभीत भी थे कि अब सम्राट अशोक को अपराधी घोषित किया गया है, तो सम्राट अशोक अब क्या करने वाले हैं? क्या न्याय मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? चलिए आगे की तरफ पढ़ते हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। जब सम्राट अशोक न्याय मंत्री की परीक्षा ले रहे थे और न्याय मंत्री उस परीक्षा में सफल भी हुए और अपने न्याय मंत्री शिशुपाल का न्याय देखकर सम्राट अशोक बहुत प्रसन्न हुए, गदगद हुए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूं और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कोई और नहीं, स्वयं सम्राट अशोक हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि न्याय में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। न्याय में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा और न्याय में अपराधी को सजा मिलना सुनिश्चित है, निश्चित है। जिस अपराधी ने यानी कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको क्षमा नहीं मिल सकती। जब स्वयं सम्राट अशोक को मृत्युदंड की सजा सुनाई है तो यकीनन फिर चाहे कोई दरबारी हो या कोई राज्य का कोई व्यक्ति हो, कोई भी इस प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे किसी अपराध के लिए क्षमा किया जा सकता है। जब सम्राट अशोक को क्षमा नहीं किया गया, फिर प्रजा या फिर कोई राज कर्मचारी उनको क्षमा करने की बात तो सोचा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं सोच सकता। चलिए, और कहते हैं, शिशुपाल ने कहा कि राजा के हाथ में पूरे राज्य का कार्यभार होता है, राजा ईश्वर के समान होता है, तो उसको मृत्युदंड तो नहीं दिया जा सकता, परंतु राजा को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि राजा को सजा नहीं मिलेगी। और उन्होंने आदेश दिया कि राजा के वजन के बराबर की सोने की मूर्ति लाई जाए और उसको फांसी पर लटकाया जाए। चलिए, न्यायमंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लें, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। सम्राट अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, प्रसन्न होते हुए कहा, खुश होते हुए कहा
कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपका साहस प्रशंसनीय है, प्रशंसा के काबिल है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। और फिर यह सुनकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, वह कोई इसका जवाब न दे सके और आगे वो न्याय मंत्री के पद पर बने रहे। यहाँ ये छोटी सी कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी को लिखा गया था श्री सुदर्शन जी के द्वारा। इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा कि न्याय हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय करते वक्त आपके हृदय में किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होना चाहिए। बिना भेदभाव के, बिना किसी शंका के आपको न्याय करना है। तो इस पाठ के माध्यम से श्री सुदर्शन जी ने बताया कि न्याय किसे कहते हैं और न्याय कैसा होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये छोटी सी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं अपने शिष्यों से, अपने शिक्षार्थियों से ये उम्मीद भी करता हूँ कि अगर उन्हें कभी न्याय करने का अवसर प्राप्त हो तो मेरे सभी शिष्य, मेरे सभी छात्र निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, जो कि इस पाठ की सीख भी है। चलिए, यहाँ सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई ये छोटी सी कहानी हमने पढ़ी, काफ़ी मनोरंजक कहानी। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई शंका है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है, वहाँ आप जाकर इसको कर सकते हैं। सभी बच्चे इनके प्रश्नोत्तर कर लेंगे, शब्दार्थ को याद कर लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या आती है तो मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।